नमस्कार। आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र नागर आज आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने जो देखिए, अभी आप नए सेशन में आए, आपने जो पिछले सेशन में जो पढ़ा था उस बुक का नाम था भौतिक भूगोल, और अभी आप जो पढ़ेंगे उसका नाम है मानव भूगोल। आपका लेसन और कंटेंट एकदम से चेंज हो गया है। अब इसमें जो मेन जो बात है वो क्या है, यहाँ पे ये समझना आप। एक तो आपने पढ़ा था भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल ये हम पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर आपने सारी की सारी भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया था, जिसमें ऐसा नहीं है कि मानव इससे अलग है। मानव भी एक भौतिक वस्तु के अंतर्गत आता है, क्योंकि भौतिक में जीव और सजीव और निर्जीव दोनों ही चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं। तो फिर हमने मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग क्यों किया, इसका मेन रीज़न क्या है। तो देखिए, कई सारी थीसिस होती हैं, और एक विचारधारा का नाम आपने सुना होगा। विचारधारा जो होती है ना, कई सारे विचारों का समूह होता है। विचारधारा कई प्रकार के विचारों का समूह होता है, क्योंकि विचारधारा के अंदर किसी व्यक्ति की किसी एक विषय के लिए विचारधारा को कभी भी सबमिट नहीं किया जाता। उसमें कई सारी उसकी विचारधाराओं को क्या किया जाता, पुंज होता है वो विचारधाराओं का। तो उनके अंतर्गत जब नए ज्योग्राफी विषय के जो प्रोफेसर्स आए, तो उन्होंने देखा कहीं ना कहीं ये जो प्रकृति, देखो हम ज्योग्राफी पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ हुई है ना, एक तरफ तो हम करते हैं विकास, तो आपके सामने दो चीजें आएंगी, एक तो विकास और एक विनाश। दो प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। विकास हमने देखा, लेकिन उस विकास के साथ कहीं ना कहीं हमने जो विकास के साथ में जिस विनाश को हमने जन्म दिया है, उसको समझने के लिए हमने भौतिक भूगोल में से मानव भूगोल को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब इसके कंटेंट क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसकी विषय वस्तु है मानव भूगोल की परिभाषा। सबसे पहली चीज इसमें अपन जो पढ़ेंगे, तो पहली वस्तु अपन इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट परिभाषा। उसके बाद में सेकंड स्थिति पढ़ेंगे कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, इसकी खुद की विषय वस्तु क्या है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर क्या है, अंतर पढ़ेंगे। तो भूगोल का जो भौतिक कंसेप्ट है और जो मानव भूगोल है, इसमें अंतर, दोनों में क्या पढ़ना है अपन को, अंतर को स्पष्ट करना है। तो अब मेन चीज आती है अंतर। तो इस अंतर को स्पष्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल को दर्शाने वाले जो व्यक्ति थे, उनमें हम मुख्यतः जिन व्यक्तियों को नाम पढ़ेंगे, उनमें आपको एलन सैम्पल का नाम मिलेगा, ग्रिफिथ टेलर का नाम मिलेगा। ये मानव भूगोल को अगर आपको पढ़ना है तो इनको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट परिभाषा आती है नॉर्मल, अपनी वे में। देखिए, इसको आप चाहो तो उतार सकते हो गया, ठीक है। हाथ की हाथ उतारते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। देखो, सॉरी, परिभाषा लिख रहा हूं मैं पहली। देखो, परिभाषा के दो तरीके होते हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि परिभाषा किसी भी विस्तृत चीज को, जैसे बोलते ना हम ना, सागर किसके अंदर, गागर के अंदर, गागर में सागर। तो परिभाषा मुख्य रूप से यही काम करती है। आपने पूरी बुक और पूरी थीसिस के दौरान जो भी कुछ पढ़ा, उसको आपको एक लाइन में व्यक्त करना है, वो परिभाषा, ठीक है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होता है ना, उससे जो भी कुछ उत्पन्न होता है, उसको अपन किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल में पढ़ते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल
मानव व प्रकृति के मध्य अंतः क्रिया है। दोनों चीजों के मध्य में जो भी अंत क्रिया होगी उसको अपन क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। जस्ट लाइक देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि सबसे पहले आपने पुरानी कक्षाओं में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, जिसमें अपन ने सभ्यताएं पढ़ी थी। सभ्यताओं में क्या होता है, एक दृश्य आपके सामने इंटीग्रेट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, इसकी ऊपरी सिराओं से कोई नदी निकल रही है, ये नदी निकली है आपकी। और एक चीज अपने शुरू से अपन पढ़ रहे हैं और आज भी पढ़ रहे हैं कि जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन है ना अपना, वो कैसे बना, ये जो स्थिति हमारे सामने आई, तो भौतिक भूगोल और मानव, तो भूगोल और मानव के बीच में जो प्राकृतिक जो संबंध है वो कैसे स्थापित हुए। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये नदी बह रही है और मैं बात कर रहा हूं उस प्राकृतिक क्षेत्र की जिस समय मानव पूरी तरह से प्रकृति के अधीन था। अपन उस समय फ्लो में नहीं आए थे। आज अपन बहुत ज्यादा विकसित हो गए, अब तो हम किसी को कुछ समझते नहीं है। अब तो इस समय तो मानव कहते हैं ना कि इस समय इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा विकास पुरुष है तो मानव है, और सबसे बड़ा जानवर है तो वो भी मानव है। तो इस तरह की स्थिति से पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए उस समय आपकी नदी से कई किलोमीटर दूर आपने कोई घर बनाया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, सुविधा। और फर्स्ट सुविधा अपने लिए उस समय क्या थी, अपन को अन्न चाहिए। मवेशी भी पाल लिया तो उसके लिए भी खाने पीने के लिए चाहिए। और उस वस्तु को जनरेट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, जल चाहिए। इतनी तकनीकें हमारे पास उस समय नहीं थी कि हम उस जल को अपने पास में लेकर आ सकें। इसीलिए हमने सबसे पहली लाइन सभ्यताओं में क्या पढ़ी कि मानव ने अपनी सभ्यताओं को नदियों की घाटी में बसाया। पढ़ते थे ना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, घग्गर नदी सभ्यता, ये सब आपने पढ़ रखी है। सारी सभ्यता कहाँ बसी, नदियों के किनारे। क्यों, हमारे पास उन चीज़ों को जनरेट करने के लिए कुछ नहीं था, बाहर निकालने के लिए नहीं था, तो हम उनके पास में जाते थे। तो इसी से यहाँ से पहला संबंध शुरू होता है। तो हमने अपनी जितनी भी बस्तियां बसाई वो कहाँ बसाई, नदी के किनारे पर। ये हमने अपनी बस्तियां बसाई, ठीक है। यहां से शुरू होता है मानव का प्रकृति के साथ में एडजस्टमेंट। तो ये जो संबंध था, देखो मानव व प्रकृति के मध्य जो अंत संबंध है, उनके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, मानव भूगोल उत्पन्न होता है। नदी अपनी फ्लो में बह रही थी अपनी जगह पे, ठीक है, उसके आसपास कोई कृषि का क्षेत्र नहीं था, लेकिन हमने उसको डेवलप किया। यानी कि ये प्रकृति के अंदर मानव का क्या हुआ, हस्तक्षेप। पहला हस्तक्षेप मानव का हुआ, ठीक है। मानव हस्तक्षेप जैसे ही होता है, ये नॉर्मल था, ठीक है। अब इसके 3 पैटर्न आपके सामने आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। पहला होता है नियतिवाद। देखो नियति का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अपन नियति, देखो कहते हैं ना कि प्रकृति के अनुसार चलो, नियति के साथ चलो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी चीज हमको प्राप्त होती है उसको अपन बोलते हैं नियति, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है एडजस्टमेंट, जिसको अपन बोलते हैं संभववाद। और उसके बाद में तीसरी चीज आती है, वो आती है नवनियतिवाद, जिसको अपन ने अगले आने वाली थ्योरी में अपन पढ़ेंगे, रुको और जाओ। तो ये आपकी पहली परिभाषा हुई। उसके बाद में आपकी दूसरी परिभाषा जो आपको याद होनी चाहिए, ये एनएल सैंपल एक व्यक्ति था, भूगोलवेत्ता, और उसने परिभाषा दी है मानव भूगोल में चंचल मानव। क्या बोल रहा है ये, देखिए इधर, चंचल मानव। चंचल मानव से समझते हो आप क्या है, मानव कभी स्थायी रहता है क्या, जैसे हम थे वैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे आपसे आगे आने वाले रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। हम, हमारे सामने एक समय था जब हम वो ऐसे घुमाने वाला मोबाइल यूज करते थे, डायल। उसके बाद में फिर मोबाइल आया तो हमें ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया,
आज आपकी जो बच्चा होता है ना बिल्कुल छोटा, वो जब रोता है ना तो माँ सबसे पहले उसके सामने क्या रख देती है, यूट्यूब चला के मोबाइल रख देती है, उसमें तरह तरह की कहानी आती रहती है, वो घर का काम करती रहती है। तो ये चेंजेस है, ये विकास है, ये धीरे धीरे हुआ। ठीक है, यानी कि मानव की जो प्रकृति है ना वो कभी भी स्टैब्लिश नहीं रही है, वो हमेशा से क्या रहा है, चंचल रहा है। तो मानव कैसा है, चंचल व अस्थायी प्रकृति, ये ध्यान रख लेना। मानव तो चंचल है, लेकिन मानव में ये गुण कहां से आया, क्योंकि प्रकृति खुद ही क्या है, अस्थायी। अस्थायी प्रकृति, चंचल मानव व अस्थायी प्रकृति के मध्य जो संबंध उत्पन्न होते हैं वो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। तो इस मानव भूगोल को अपन इस तरह से ले सकते हैं, यहां तक की कोई समस्या नहीं है। मानव भूगोल की आपकी दो परिभाषाएं हुई, ये आपको लिख लेनी है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आती है दूसरी स्थिति जिसको बोलते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। अब मानव भूगोल की प्रकृति, पहला आपका क्लियर हो गया परिभाषा, ये पहला स्टेप था। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि है क्या, क्या है ये, कहां से आया ये कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट ऐसे आया है कि हमने प्रकृति के साथ में जो भी कुछ सही या गलत किया है, मैं ये नहीं कह रहा अपन ने गलत ही किया है, सही भी किया होगा, कुछ अच्छा किया है तो कुछ गलत किया, लेकिन मानव इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान अपने आप को मानता है, तो उसको ये भी समझना चाहिए कि हमसे कुछ गलत भी नहीं होना चाहिए, सही ही होना चाहिए। तो हम अपने आप को उस सही की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात। इसके बाद में आपका दूसरा जो आता है वो है मानव भूगोल की प्रकृति। सॉरी, मानव भूगोल की प्रकृति। दूसरा पॉइंट आपका आता है यहां पर। अब देखिए प्रकृति से क्या मतलब है, किसी भी चीज की प्रकृति क्या होती है, प्रकृति से क्या मतलब है। प्रकृति इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, मूल अवस्था, बिल्कुल ठीक है। यानी कि क्या जब वो व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति क्रिएट हुई तो वो अपनी उस प्रथम अवस्था में किस स्तर पर थी, या उसकी क्या रूल्स थे, उसके क्या रेगुलेशंस थे, किस तरह से वो अपने सामने आई, तो उसकी प्रथम परिस्थिति होती है। तो इसमें देखो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जीन ब्रून्स, और जीन ब्रून्स कहते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति मानव विकास में क्या, क्यों व कैसे पर बल देती है। जीन ब्रून्स। ये कहते हैं कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है, मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो भूगोल में क्या, क्यों व कैसे पर बल देती है। अब ये क्या है, क्या, क्यों और कैसे पर बल देती है। देखिए सबसे पहली बात हमारे सामने आई थी कि हमने पढ़ा था प्राकृतिक भूगोल। अब मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, भौतिक या प्राकृतिक भूगोल अपन ने पहले पढ़ लिया। सेकंड जो चीज़ आई वो अपने सामने क्या चल रही है अभी, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की उत्पत्ति ही इसलिए आई है कि ताकि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो बात याद रखना आप, कि जो भी कुछ हमने प्रकृति के साथ में किया है उसको अपन पढ़ सकें। तो सबसे पहली बात ही आती है कि वो जो किया हमने वो क्या किया। जैसे पहले हम नदी के पास जाते थे, आज हम नहर के द्वारा नदी को अपने घर पे ले जाते हैं, अपने शहर में ले जाते हैं। डेजर्ट को हमने हरियाली में बदल दिया। आगे बात हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा, अभी आएंगे आपके और भी। तो इस तरह की चीजें। तो पहला तो अपन ने क्या किया, उस करने के दौरान अपन ने वो क्यों किया। तो क्यों किया, उसमें क्यों का कारण ये था कि ताकि अपन अपने आप को क्या कर सके, परिष्कृत। हम अपने आप को और ज्यादा क्रिएटिव करना चाहते थे, जो चीज हमारे पास में नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते थे उसी जगह पर जहां भी अपन रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज आई कैसे किया। अब वो कैसे पर ज्यादा बल देने की इच्छा है
क्योंकि कैसे करने का मतलब है कि आपने जो भी कुछ किया उसके दौरान क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो यहां जो ये कैसे है ना, ये कैसे है, ये कैसे के बाद में आपको ये सोचना है कि ये सकारात्मक था या फिर नकारात्मक। ये दो अवस्थाएं सोचने के लिए अपन को मजबूर करती है, और इसके बाद में मेनली मानव भूगोल की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसकी प्रकृति के बाद में देखो यहां तक की स्थिति होती है। अब इसके बाद में आता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति हो गई, प्रकृति का अपन अंदर एक चीज और है, आप ये देखिएगा कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर हम मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं, किसी जगह विशेष का, स्थान का अध्ययन हम करते हैं। ध्यान रख लेना। अब स्थान क्यों लिखा है, क्योंकि मानव जब किसी क्षेत्र में रहता है तो वहां के संसाधनों से वो प्रभावित होता है, उस संसाधन के अकॉर्डिंग उसकी संस्कृति बनती है, और वो संस्कृति जब बहुत लंबे समय तक स्टेब्लिश रहती है तो उसको वो इस तरह से धारण कर लेता है कि वही उसका धर्म बन जाता है, और वो फिर उस चीज़ को फ्लो में चलाते हुए रहता है, और उसको उससे छीन पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर हम मुख्यतः किसी एक स्थान का अध्ययन करते हैं, वो भी किस संदर्भ में, क्या, क्यों और कैसे के संदर्भ में, किसके अनुसार, जीन ब्रोन्स के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में इसको उतार लीजिए एक बार। इसके बाद में देखिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। प्रकृति हो गई आपकी, प्रकृति के बाद में जो मेन चीज आती है वो है आपका विषय क्षेत्र। ये नहीं मिटाया ताकि समय की बचत हो सके। तो ये विषय क्षेत्र के अंतर्गत अपन जब दो चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर से वही लौट कर आते हैं, और अपन विषय क्षेत्र में जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा हंटिंगटन का। ठीक है, तो ये पहला नाम आपको याद होना चाहिए, हंटिंगटन। और ये जो हंटिंगटन महोदय थे, इन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को वही दो भागों में बांटा है जो अपन अभी तक पढ़ते हुए हैं, भौतिक भूगोल और दूसरा मानव। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत ही इन्होंने बांटा है। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, पहली। लेकिन यहां से कुछ भी पूरी तरह से जो है मतलब एक तरह से डिवाइड नहीं हो पाया था, क्योंकि ये काम तो शुरुआत में हो गया था। कब? जब हमने मानव भूगोल की शुरुआत करी थी। तो इसको अपन केवल एक लाइन में हमको याद रखना है कि मानव भूगोल की प्रकृति को जिस व्यक्ति ने केवल दो भागों में समझाने की कोशिश की थी वो कौन था? हंटिंगटन। हंटिंगटन ने कितने पार्ट में समझाया था? दो पार्टों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इतना ही, इसको समाप्त नहीं करना है हमें, यहां से इसको आगे लेके चलना है। आगे कैसे लेके चलेंगे? इसके बाद में जो आने वाले अन्य भूगोलवेत्ता थे उन्होंने मानव भूगोल की प्रकृति को एडजस्ट करते हुए उसको 6 पार्टों में डिवाइड किया, और सारे पार्ट एक दूसरे से संबंधित हैं। कोरिलेशन मिलेगा आपको उनके सम के अंदर। तो वो 6 पार्ट क्या है ये आपको याद रखना, मस्ट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। सबसे मेन चीज यही है आपकी। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति के बाद में जो मेन चीज आती है वो क्या है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र को ही आपको याद करना है। आपका मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है। इसमें आपका फर्स्ट आएगा जनसंख्या। देखो अपन ने पहले, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर जो अपन ने चीज पढ़ी थी उसका नाम क्या था? स्थान। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, एक क्लासरूम है आपका, ये भी एक स्थान है। यहां पर कोई मानव भूगोल हो रहा है क्या?
ये क्लास चल रही ना आपकी, ये जो एनवायरनमेंट है जो क्रिएट किया जा रहा है, ये मानव भूगोल ही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम ही नहीं होते, हम मानव ही है ना, कहते हैं इसे मानव ही है ना, अगर हम ही यहाँ पर नहीं होते तो क्या मानव भूगोल बन पाता? ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो किसका निर्माण ही हुआ होगा? प्रकृति का। ऐसा तो है नहीं पहले कोई मानव बना उसके बाद में उसने प्रकृति बनाई। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? प्रकृति का। प्रकृति को अपन ने किससे इंटीग्रेट किया है? स्थान से। लेकिन उस स्थान पर मानव भूगोल को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? एक जनसंख्या चाहिए। तो सबसे पहले जो पार्ट आपका आता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, तो वो क्या है? वहां की किसी भी स्थान विशेष की ये जनसंख्या। अब ये जनसंख्या को यहां पर क्यों लिया गया है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, अभी बताया मैंने आपको। देखो, किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई व्यक्ति स्टैब्लिश करता है, कोई व्यक्ति रहता है, स्टेबल करता है, तो उसके लिए वहां के प्राकृतिक एनवायरनमेंट की जरूरत तो पड़ती है, वो बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन उस जगह पर जनसंख्या होनी चाहिए, तभी आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? मानव भूगोल पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आपको मानव भूगोल पढ़ना है तो आप गांव में जाओगे, शहरों में जाओगे, ठीक है, किसी कबीले में जाओगे, उससे भी निचले स्तर में जाओगे तो आप उस क्षेत्र में जाओगे जहां पर ह्यूमन सेफियर यानी कि मानव का पुराना अस्तित्व, यानी जिसको अपन जंगली मानव बोलते हैं ना, आदि मानव, अगर वो कहीं पर है तो वहां से मानव भूगोल की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन किसी जगह पर पूरी तरह से वीरान जंगल है और उसके अंदर मानव नाम का कोई शख्स मौजूद नहीं है, वहां से मानव भूगोल की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो मानव भूगोल के लिए सबसे पहले हमको किसका अध्ययन करना चाहिए? पहली चीज जिसकी अपन को जरूरत है वो क्या है? जनसंख्या। दूसरी संसाधन। दूसरा क्या है जरूरी? संसाधन। वो भी कौन से? प्राकृतिक। तो उस क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन दूसरी चीज। सेकंड, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन क्या क्रिएट करते हैं? देखो, प्राकृतिक संसाधन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। संसाधन का मतलब समझते हो, जो भी अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं, कोई भी काम हम करें, उपयोगी बनाएं, सुविधाजनक बनाएं, उनको अपन क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे संसाधन क्या है? देखो, चेंज होते जा रहे हैं। कैसे? एक समय था जब संसाधन इस तरह के थे कि पानी को ठंडा करने के लिए कपड़ा गीला करके लगाया जाता था, उसके बाद मटके चेंज किए जाते थे, थोड़े दिन बाद क्या आ गया? आइस बॉक्स। और आज फ्रीज आ गया है, अब फिर कोई डी फ्रीज आ गया, आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या आ जाएगा। तो आपकी जो संसाधन है वो लगातार चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यानी कि आपका मानव भूगोल भी लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो एनएल सैंपल ने यही तो बात की थी, क्या? चंचल मानव और अस्थिर प्रकृति। प्रकृति भी क्या है? अस्थिर है, और उस पर मौजूद जो मानव है वो भी क्या है? चंचल है। और ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करेंगे किसके बेस पर? किसके बेस पर क्रिया करेंगे? संसाधन के बेस पर। आप इस प्रकृति में मौजूद हैं तो उसका मेन रीजन क्या है? हम चंद्रमा पे जाके क्यों नहीं रह लेते? क्यों नहीं रह लेते? संसाधन वो मौजूद नहीं है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो वो चीजें जरूरी है। तो ये दूसरी चीज आती है कि संसाधन। तो संसाधन में हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। आपके खाने का, आपका भोजन हो गया, आपके ऑक्सीजन हो गई, उसके बाद में आपके और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपको कोई खनिज तत्व प्राप्त करना है, यदि कोई आपको क्या बनानी है, कोई मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपको कोई सर्च करनी है, रिसर्च करनी है, तो वो भी आप यहीं पर रहकर करेंगे। तो ये सारी चीजें, तो ये संसाधन। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे प्रतिबंधित, मतलब किस तरह से एक दूसरे से संपर्क करते हैं, कैसे कोरिलेटेड रखते हैं? तो देखिए, आपको मैं एक छोटा सा फिर से एक उदाहरण देता हूं कि मान लो ये कोई स्थान है ए और ये कोई स्थान है बी स्थान। ये दोनों क्या है? स्थान है, ए स्थान और बी स्थान। लेकिन इसमें अब मैं संसाधन डालता हूं। देखो, यहां पर सुविधाओं का प्रतिशत मैं आपको बताता हूं। यहां पर 90% यानी 90% सुविधाएं हैं, जबकि यहां पर आपको जो सुविधाएं आवश्यक है बहुत ज्यादा, उनका केवल कितना है? 20% है।
और ऐसी स्थिति में जब हम कहीं पर जाकर रहना चाहेंगे तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? सुविधा। और वो सुविधाओं को अपन क्या नाम दे रहे हैं? संसाधन। तो हमारा उस क्षेत्र के अंदर रहना और ना रहना मेनली किस पर फोकस करेगा? उन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जिनको जनसंख्या क्या करती है? पसंद करती है, लाइक करती है। तो वो चीजें जरूरी है कहीं ना कहीं हमारे लिए। दो चीजें आई आपके सामने। तीसरी अवस्था सुनिए अब। संसाधन के बाद में आपकी जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या होती है? क्या होती है? सांस्कृतिक अनुक्रम, जिसको बोलते हैं, क्रमवाद जो बोलते हैं, यानी कि संस्कृति किस प्रकार की आपकी। तो देखिए तीसरी अवस्था में आपकी जो संस्कृति है और वो संस्कृति का निर्माण देखो इसी प्रकार से होगा। ये क्रम क्यों है निर्धारित एक दूसरे में? सबसे पहला अपन ने पढ़ा जनसंख्या। जनसंख्या किसी क्षेत्र में निर्भर करती है तो वो क्या क्या चाहिएगा उसके लिए? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या जो वहां पर रहने वाली है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाएंगी तो उस पुंज के द्वारा, उस संबंध के द्वारा जो आपको प्राकृतिक एनवायरमेंट है, नया आपको जो वहां पर देखने को मिलेगा, वही आपकी क्या होगी? संस्कृति। तीसरी चीज आई हमारे सामने। तो देखिए जब किसी क्षेत्र में मानव ऐसी अवस्था में था जिसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था, जनसंख्या थी, संसाधन भी थे, लेकिन उस समय वो सीमित संसाधनों का यूज करता था। लेकिन आज हम कितने प्रकार के संसाधनों को यूज कर रहे हैं आपको पता है? ये पहला चेंज है। और उसके आधार पर हमारी संस्कृति जो आज की है और वो संस्कृति जो हमने इतिहास में पढ़ी है उसके अंदर कितना बड़ा चेंजेज आया। तो ये आपकी मानव भूगोल की वही प्रकृति आ गई जो क्या है? चंचल, मानव की चंचल अवस्था। तो आप सांस्कृतिक एनवायरनमेंट का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है, आपको एक जनसंख्या चाहिए और उस जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधन चाहिए। जस्ट लाइक देखिए आप कि हमने विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां देखी है। आप देखिए जस्ट लाइक अपन भारत की बात करें तो पढ़ा है आपने, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका भारत हो गया और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो दक्षिणी पार्ट साउथ और एक नॉर्थ। ठीक है, अब इस पार्ट को समझने के लिए देखो यहां पर मैं इस चीज को क्यों लेकर आया हूं, संस्कृति क्या है। खाद्यान्न के ऊपर यदि हम लेके जाते हैं तो ऊपर का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप पर किस पर निर्भर करता है? गेहूं पर, व्हीट। लेकिन नीचे का किस पर निर्भर करता है? राइस पे, चावल के ऊपर। तो ये दोनों चीजों में यहां पर फर्क है। क्यों आया? कारण देखिए, फिर से पढ़ रहे हैं अपन दोनों चीजों को। पहला अपन ने पढ़ा जनसंख्या, दूसरा प्राकृतिक संसाधन। दोनों चीजें आएंगी यहां पर। जनसंख्या ऊपर भी है और नीचे भी है। फर्स्ट टॉपिक अपना दोनों का क्लियर है। उसके बाद में आपका सेकंड क्रिएट होता है क्या? प्राकृतिक संसाधन। वो दोनों ही जगह, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की जो स्थिति है वो कैसी है? अलग अलग। यहां के प्राकृतिक संसाधन अलग है और यहां का प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल क्या है? ठीक है, जलवायु में फर्क है, मृदा में फर्क है, ठीक है, वाटर जो सिस्टम है यहाँ का और वहाँ का, उसमें सब में फर्क है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, पहली बात। और इसी के आधार पर अपनी संस्कृति पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ये तो मैंने तो आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि ऊपर हम ज़्यादातर क्या खाते हैं? गेहूं। और नीचे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? कारण है उसका, ऐसा नहीं है कि नीचे गेहूं बोया नहीं जा सकता, लेकिन नीचे गेहूं को बोने में समय अधिक लगेगा क्योंकि उसके लिए एक ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए। जबकि यहाँ पर कैसा मिलता है? कैसा मिलता है? आर्द्र। और ऊपर गेहूं के लिए कैसी एक प्राकृतिक अवस्था मिलती है हमको, और वो हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमने उसको क्या करा? स्वीकार किया। तो ये प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या जब दोनों मिलती हैं तो अपनी एक नई संस्कृति, और भारत के बारे में तो आपको पता ही है विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता चला गया? चेंज होता चला गया। तो हर क्षेत्र विषय की संस्कृति और वहाँ की जो संस्कृति है वो वहाँ के प्राकृतिक एनवायरनमेंट और वहाँ की जनसंख्या के कोरिलेशन के साथ में क्या करती है? बनती है। एक स्थिति हुई। तीसरे 3 हुए आपके। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? कालिक अनुक्रम। फोर्थ पॉइंट कालिक अनुक्रम को अपन विकास लिख सकते हैं यहां पर।
विकास कैसा है उन 3 तत्वों के आधार पर। देखिए ये जो अभी अपन ने उदाहरण यहां पर लिया था, ऊपर का गेहूं के ऊपर और नीचे का चावल, इसके बाद में अगर आगे चले तो देखो नीचे एक साइड स्थल है और एक साइड क्या है, जल है, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है, विकास का जो मॉडल बनेगा वो मुख्य रूप से क्या बनेगा, यातायात बनेगा, और वो भी कौन, पत्तन आपके बंदरगाह, ठीक है। यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फिर ये क्या है आपका प्रायद्वीप है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो हिंद महासागर में सबसे ज्यादा आगे निकला हुआ है, इसीलिए ये सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना पूरे विश्व के अंदर। जो भी चीज यहां से इर्द गिर्द से निकल के जाएगी उसको भारतीय सुरक्षा चाहिए, और ये इसके लिए क्या है, एक आर्थिक स्रोत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है उसने आपकी संस्कृति को बनाया, और उस संस्कृति के जरिए आप विश्व के अन्य देशों के साथ में क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, और उस संपर्क के बाद में आपका कालिक अनुक्रम बनता है, धीरे धीरे चेंजेज आते हैं आपके पास में, तो वो कालिक अनुक्रम आ गया। तीसरा, इसके बाद में चौथे के बाद में पांचवा आपका क्या है, समायोजन। मेन चीज आएगी आपकी क्या, समायोजन। समायोजन में क्या है, अब हमने विकास किया, लेकिन विकास तो कर लिया, लेकिन विकास किया बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से। जस्ट लाइक ये भी एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, हिस्ट्री में जाएंगे थोड़ा सा। हमारे यहां पर क्या है, अंग्रेज। देखिए आप अगर 18वीं सदी के भारत की बात करेंगे तो आपके पास शायद जितने वन्य क्षेत्र थे विश्व में कहीं मौजूद हों, लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे यहां पर आए तो उनके साथ में एक चीज आई जिसको अपन बोलते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के आ जाने के जस्ट बाद क्या होता है, औद्योगिकरण ने इतना ज्यादा फ्लो हुआ, इतना ज्यादा फ्लो उसने पकड़ा, इतना ज्यादा उसका मतलब प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ा कि मशीनें इतनी ज्यादा यूज में ली जाने लगी कि पेड़ों की कटाई शुरू हुई। कारण उससे रीजन, पेड़ों की कटाई क्यों हुई, क्यों हुई, क्योंकि जब मशीनें ज्यादा यूज में लिया जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसको लगाएंगे कहाँ पर, भाई हमारे पास जनसंख्या सीमित है, तो हमको उसको लगाने के लिए एक बाजार ढूंढना पड़ेगा। उस बाजार को ढूंढने के लिए हम कहाँ गए, किसी और स्टेट में जाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर आई थी, गवर्नमेंट नहीं सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयास किए, क्षेत्र भी बढ़ा लिया। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन, जिसको आप एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं और उसमें यदि समय लग गया तो वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जैसे किसी भी चीज़, मान लीजिए जस्ट लाइक आप ये सोचिए कि कोई आपने खाने की वस्तु बनाई और वो 5 से 6 घंटे तक ही ठीक रह सकती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उस समय ये आपका जो सिल्वर रोल पेपर आता है ना, ये था नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि आजकल तो बहुत सारे विकास के कार्य हमने कर लिए, तो धीरे धीरे